दक्षिण लेबनान में इजराइल ने एयर अटैक को दिया है अंजाम और नेबतिये में यह इजराइल की भीषण बमबारी की तस्वीर है। बता दें हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमले की खबर। तो इजराइल की भीषण बमबारी की तस्वीरें, एक बार फिर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर वार। दक्षिण लेबनान की वो तस्वीर, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर। दावा किया जा रहा है कि किस स्तर पर अब हिजबुल्लाह के अलग अलग सेंटर्स पर दक्षिण लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब लेबनान में ही ब्लू फोर्ट कैसल पर हमले को लेकर खबर। 900 साल पुराने किले पर की गई बमबारी, जहां इजरायली सेना का फोर्ट पर कब्जे का दावा। पिछले कई घंटों में ऐतिहासिक इमारतों को, कई धरोहरों को इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है, जिससे साफ है कि लेबनान में एक बार फिर से अब ब्लू फोर्ट कैसल पर हमले को लेकर दावा किया जा रहा है और ये 900 साल पुराने किले पर बमबारी की खबर है। इजरायली सेना का फोर्ट पर कब्जे का दावा। वहीं ईरान पर हमले का वीडियो सामने आ चुका है। ये इजरायल और अमेरिकी एयर स्ट्राइक से विध्वंस की वो तस्वीर है जहां इंटरनेट फिर से जारी होने के बाद वीडियो वायरल हुआ है। इजरायल और अमेरिकी एयर स्ट्राइक से विध्वंस की तस्वीर और ईरान पर हमले का वीडियो सामने आया है, जहां बता दें इंटरनेट फिर से जारी होने के बाद कई तस्वीरें वायरल हैं। अब डोनेट्स्क में यूक्रेनी ठिकाने पर हमले की अगली तस्वीर। यह आर्टिलरी गन से टारगेटेड अटैक, पुराने घर को कैसे छिपने की जगह बनाया गया। अब डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमले की तस्वीर, जहां ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया और रूस के हमले में 3 ठिकाने तबाह। और ज़ेपोरिज़िया में ही यूक्रेन के ट्रेंच कैसे तबाह हुए। अंडरग्राउंड टनल में छिपे सैनिकों पर यह हमले की तस्वीर है। ड्रोन से पीछा कर ग्रेनेड गिराए गए। और अब पेरिस में फुटबॉल मैच के बाद जबरदस्त हिंसा की वो तस्वीर देखिए, जहां पीएसजी की जीत के जश्न में ही समर्थकों का उत्पाद और पेरिस की सड़क पर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी। मैच खत्म होने के बाद सड़क पर फुटबॉल फैंस की भारी भीड़, लेकिन पेरिस में मैच खत्म होने के बाद जबरदस्त हिंसा, जहां पीएसजी की जीत के जश्न में ही समर्थकों के उत्पाद की वो तस्वीर। पेरिस की सड़क पर हर तरफ तोड़फोड़, पथराव और आगजनी। एक और तस्वीर, पेरिस में पीएसजी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प की ये तस्वीर है, जहां उपद्रवियों को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पेरिस पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की है। दो तस्वीरें एक साथ पेरिस में उस जबरदस्त हिंसा की, जहां देखिए किस तरीके से जीत के जश्न के बाद बवाल की वो तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर इन्हीं समर्थकों को, इन फैंस को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस बीच पेरिस पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की है। फिलहाल अब देखिए किस तरीके से इजरायल पर हिजबुल्लाह का नया हमला और गूंज रहे हैं सायरन। ये वो बड़ी खबर है जिसकी एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी, क्योंकि खबर अब आईडीएफ की स्ट्राइक की नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के इजरायल पर किए गए वार को लेकर है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है कि अब ईरान के करज में भी एयर डिफेंस हो चुके हैं एक्टिव और धमाकों से मच चुका है हड़कंप। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की वो वार्निंग भी आपको बताएंगे, मनचाहा समझौता नहीं हुआ तो बुरा अंजाम। फिलहाल ईरान के करज में एयर डिफेंस एक्टिव, ये बड़ी खबर है, जहां करज की स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका है और करज के ही आसमान में बड़ी एयर एक्टिविटी। मोसाद कमेंट्री का इसको लेकर बड़ा दावा। स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका।
करज के आसमान में एयर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। खबर है हाई अलर्ट पर ईरान की एयरफोर्स है। अल्बोर्ज के आसमान में फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और करज में ही धमाकों की आवाज के बाद यह उड़ान मिलिट्री बेस के नजदीक सुरक्षा बढ़ाई गई है, यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है और ईरान में अलर्ट को लेकर मोसाद कमेंट्री की ही यह रिपोर्ट है। हालांकि 124 घंटे अमेरिका ईरान में जंग, इसी को लेकर बहल सर कुछ फैक्ट्स के बाद सबसे पहला सवाल आज आपसे करने वाली हूं, क्योंकि ये देखिए टाइमलाइन 31 मई आज का दिन ईरान के करज में एयर डिफेंस एक्टिव हो चुके हैं और करज के ही स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले की आशंका को लेकर खबर बहुत बड़ी है। हालांकि इससे पहले 30 मई जहां सिचुएशन रूम में ट्रंप की बैठक के दौरान हॉर्मुज के पास ईरान की फायरिंग को लेकर भी खबर और ईरान के ही केशम द्वीप के पास अमेरिका के एक साथ कई ड्रोन्स हमले हुए। उससे पहले 29 मई की वो तारीख जब ईरान के बुशर बेस पर अमेरिका के ड्रोन हमले हुए और सबसे बड़ी बात जहां ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मिसाइलें भी दागी हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहल सर बाद में कुछ और डिटेल इनपुट के साथ आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले की खबर 28 मई को जब सामने आई, उसके बाद साफ है कि फारस की खाड़ी और कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले को अंजाम भी दिया और 27 मई की वो तारीख जब ट्रंप ने ईरान को लेकर रणनीति पर कैबिनेट की बैठक भी की और सबसे बड़ी बात जहां अमेरिकी F-35 पर ईरान ने फायरिंग की और MQ-9 रीपर ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया। अब बहल सर, ये जो पूरी टाइमलाइन इन फैक्ट्स के साथ रखना पहले जरूरी था, क्योंकि अब आज के इस हालात में जहां 31 मई को यह खबर सामने आती है कि किस तरीके से एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है, फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर? देखिए, ये इंडिकेट कर रहे हैं हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई पीस डील होने वाली है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि दोनों देश नहीं चाहते इस युद्ध को इससे ऊपर एस्केलेट किया जाए। वो चाहते हैं कि छुटपुट हमले तो चलाए जाएंगे जिससे कोएर्सिव डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेगा अमेरिका, कंपेल करने के लिए ईरान को कि वो उनकी शर्तों को माने। आप मुझे बताइए कि जो लार्जली नेगोशिएटेड डील थी सैटरडे को, तो संडे को ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद उन्होंने हमले भी किए और साथ में ये कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है हमें, क्योंकि वर्डिंग पे प्रॉब्लम था। वर्डिंग थी न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। दोनों पीस से ज्यादा चाहते हैं डोमिनेशन, दोनों पीस से ज्यादा चाहते हैं मैं जीता। और ये जब तक मैसेज क्लियर नहीं आएगा दोनों की तरफ से, तब तक ये डील होने वाली नहीं है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि एस्केलेशन जो है आगे इससे ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 20 से 25% है और 70% है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि इस समय दोनों बहुत प्रेशर में है। अमेरिका इससे पहले भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो चुका, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रस्ताव में अपनी अपनी शर्तों के साथ बात रखते हैं। लेकिन इसी मिसट्रस्ट के बीच और इन्हीं हमलों के बीच क्या यह मुमकिन है माथुर सर कि किसी तरीके की कोई डील आने वाले कुछ दिनों में संभव हो? करूं आपसे सवाल, उससे पहले एक और खबर, ईरान ने मार गिराया अमेरिका का ड्रोन, जहां ईरान की समुद्री सीमा में MQ-1 ड्रोन तबाह हुआ और IRGC ने ईरान की ओर बढ़ रहे ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा है। चीन की मदद से ईरान ने अमेरिकी F-15 गिराया है और चीनी मिसाइल से अमेरिकी F-15 पर हमले का दावा किया जा रहा है। अप्रैल में गिराया गया था अमेरिकी F-15 फाइटर जेट और ईरान के पास चीनी रडार सिस्टम होने की आशंका, यही रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। जहां चीन को लेकर NBC न्यूज की इस रिपोर्ट में क्या बड़े दावे किए गए हैं, कुछ फैक्ट्स इस रिपोर्ट के आधार पर। उसके बाद माथुर सर सवाल आपसे, क्योंकि चीन की मिसाइल से तबाह F-15, फिलहाल ईरान ने चीन की मदद से ही अमेरिकी F-15 विमान को गिराया और अप्रैल में चीन मेड शोल्डर लॉन्च मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया। यह रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 40 पाउंड वजन वाले मैन पोर्टेबल सिस्टम से विमान गिराया गया। दक्षिण पश्चिम ईरान में F-15E ईगल पर हमला और पहली बार अमेरिकी फाइटर जेट को फायरिंग से गिराया गया। हालांकि जंग के दौरान ईरान को चीन से वेपन सप्लाई के दावे भी कई बार किए जा चुके हैं और ऐसे में यही एक माथुर सर सबसे बड़ा सवाल कि इसी मदद के बलबूते जिस स्तर पर इस पर इंटरमिटेंट हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी है कि इस सीज फायर को मान लिया जाए और उसके तहत कोई बातचीत मुमकिन हो? माथुर सर। जय हिंद सुरभि, देखिए मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि जिस प्रकार की एक्सट्रीम इन लोगों ने अपनी अपनी पोजीशंस को अख्तियार किया हुआ है, उन पोजीशंस में जब तक बहुत जबरदस्त तरीके से लचीलापन ला करके और उसमें मेल्ट डाउन टोन डाउन नहीं किया जाएगा,
कोई मेरे को डील होती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई भी डील होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां तक सवाल ईरान का, ईरान जो जिस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ एक्शंस कर रहा है और बातें कर रहा है, दे रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है, अभी से नहीं हमेशा से, कि उसको लगातार सतत रूप से रूस और चीन दोनों से मदद मिल रही है। चीन से डेफिनेटली उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद करें जो युद्ध हुआ था उसमें चीन के, ईरान की जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गई थी। इजराइल का एक भी जहाज को एक भी गोली, इतने जबरदस्त उन्होंने हजारों हमले किए और कुछ भी एक भी चीज उनको गिराई नहीं उन्होंने, ईरान ने। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि उनके पास एयर डिफेंस लगभग निल थी, और अब अगर वो एक F-15 गिरा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एयर डिफेंस का इक्विपमेंट निश्चित रूप से कहीं से उनको अभी मिला है और उसका प्रयोग करके वो कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं सुरभि, ईरान की एयर डिफेंस की काबिलियत अमेरिका और इजराइल की एयर फोर्सेस के मुकाबले बहुत 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 कम है। और आप ये देखेंगे कि अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर एक बार पूरा तरह से एक छत्र कंट्रोल जो है अमेरिका और इजराइल की एयर फोर्सेस का ईरान के आकाश पर होगा, और ये बात आपको देखने को मिलेगी। ये बात जानते हैं, ईरान वाले भी इस बात को समझते हैं। तो लगातार मदद मिल रही है, उससे एम्बोल्डन हो रहा है ईरान, लेकिन ईरान को ये जानना चाहिए कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में वो अमेरिका और इजराइल के हमलों के सामने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। उनके पास जो ताकत है वो अलग किस्म की ताकत है, उनकी रेजिलियंस उनकी ताकत है, लेकिन सिर्फ रेजिलियंस से भी लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के हर वार का जवाब ईरान भी वार से ही दे रहा है। इसीलिए कुवैत में मिसाइल हमले के बाद अब हाई अलर्ट पर अमेरिका है, और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम भी बढ़ा दिए हैं। बातचीत के बीच अमेरिकी बेस पर विध्वंसक वार, और ईरान ने फतेह 101 मिसाइल से अब अटैक किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बड़ा दावा कर रही है, क्योंकि कुवैत में यूएस बेस पर हमले को लेकर यह खबर है, और बातचीत के बीच यूएस बेस पर विध्वंसक वार, और कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर फतेह 101 मिसाइल से अटैक, जहां अमेरिका के 2 घातक MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह तबाह, और हमले में सैनिकों समेत 5 अमेरिकी घायल हुए हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया, और पश्चिम एशिया में अब तक ईरान के 1850 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन अब इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां नहारिया में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं, और नहारिया तट के नजदीक रॉकेट गिरा है। आईडीएफ ने कई रॉकेट मार गिराने का दावा भी किया है, और ये गैलीली में भी हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला है। वहीं इजराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू की इमरजेंसी मीटिंग। खबर है रक्षा मंत्री कात्स और चीफ ऑफ स्टाफ जमीर के साथ बैठक। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के अगले फेज की यह तैयारी है, और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में आई तेजी को लेकर नया प्लान। वहीं लेबनान को तबाह करने की चेतावनी, बैरूत के दाहिया को जमींदोज करे इजराइल, और इजरायली मंत्री बेन गवीर की यह वार्निंग है, दाहिया पर बार बार हमला करना होगा। नेतन्याहू की मीटिंग के बाद मंत्री गवीर की चेतावनी। अब 20% लेबनान पर इजराइल का कब्जा। बड़ी खबर यह है कि हमलों में दक्षिणी लेबनान के कई रिहायशी इलाके तबाह हो चुके हैं, और सीज फायर के बीच आईडीएफ की लगातार एयर स्ट्राइक। अब इजरायली हमलों से 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित, अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा। प्रोफेसर राजन, सिर्फ लेबनान पर स्ट्राइक आज की बड़ी खबर नहीं है, लेबनान का इजराइल को टारगेट करना, क्या यह वाकई मुमकिन नहीं है कि ईरान के बलबूते वो सीधा अब इजराइल को टारगेट कर रहा है? देखिए सुरभि, इजराइल की स्ट्रेटजी यह है कि उनको लगता है कि यह सीज फायर की संभावना है, 60 दिन का सीज फायर, इसकी सच में संभावना है। भले ही न्यूक्लियर इशू पे कोई डील नहीं हो पाए, ये भी सच है, लेकिन दोनों देश सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, और दोनों में एक तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 14 पॉइंट का है वो अभी हो चुका है। अब दिक्कत यह है कि उसमें ईरान का कहना है कि इजराइल भी अपने हमले बंद करे लेबनान पे। इजराइल यह चाहता है कि हमले बंद वो नहीं करे। इजराइल यह भी चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह से ईरान को जब रजीम चेंज जब तक नहीं होता तब तक हमले करते रहे, लेकिन अमेरिका ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। तो वैसे में इजराइल की जो स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम जितना भी लैंड है साउथ लेबनान का उसको कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि अब जो लेबनान के साइड से जो हिजबुल्लाह अटैक हो रहा है वो काफ़ी सस्ते ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, और हर एक ड्रोन को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और ड्रोन का सप्लाई ईरान कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सीज फायर की संभावना बनती है,
पीस डील की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बातें हो रही है, जिस ढंग की बात अमेरिका कर रहा है और जिस ढंग के ईरान कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। हॉर्मुज खोलने पे उनका समझौता हो गया है, जो आर्मी हटाने हैं उस पर भी समझौता हो चुका है। जिस पे समझौता नहीं हुआ है, ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान मान गया है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, लेकिन ईरान बोल रहा है कि ऐसा हमने डिस्कशन कुछ किया ही नहीं है। तो वैसे में संभावना यह है कि सीज फायर इसको एक्सटेंड करेंगे और दोनों विक्ट्री क्लेम करेंगे। ट्रंप एक स्टेटमेंट देंगे और ईरान इधर दूसरा स्टेटमेंट देगा। ट्रंप वहां पे बोलेंगे कि वो एनरिचमेंट या न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम रुक गया है। ईरान यह बोला है कि इसका हमने डील नहीं किया। तो मुझे लगता है इस ढंग की संभावना, लेकिन सीज फायर होने की संभावना है, पीस डील की संभावना नहीं। I have two questions on that further, sir. अगर सीज फायर के बीच में जिस तरीके से हमलोग को अंजाम दिया जा रहा है तो वो सीज फायर पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप अपने आधार पर ही अपने स्तर पर बड़े बड़े दावे करते हैं, उसको लेकर भी ईरान सवाल उठा देता है। ऐसे में कुछ और रिपोर्ट्स के बाद एक्सपर्ट से एक और सवाल। उससे पहले ओमान की खाड़ी में कार्गो शिप पर हमला और F-18 फाइटर जेट ने दागी है हेलफायर मिसाइल। हालांकि हॉर्मुज की जंग को लेकर ही एक एक डिटेल अब आपके सामने, जहां नहीं झुकेगा ईरान। और ये जहाज के इंजन रूम में मिसाइल से हमले को लेकर खबर है। F-18 फाइटर जेट ने दागी है हेलफायर मिसाइल और ये ओमान की खाड़ी में कार्गो शिप पर हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाज को 20 बार चेतावनी दी गई सेंटकॉम की तरफ से ये दावा। हालांकि हॉर्मुज में जहाज पर हमला और ये ओमान की खाड़ी में कार्गो शिप पर मिसाइल हमले को लेकर खबर है। F-18 फाइटर जेट ने हेलफायर मिसाइल दागी है। जाम्बिया के फ्लैग लगे दिलियान स्टार शिप पर यह अटैक है और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल से हमला हुआ। जहाज को 20 बार चेतावनी भी दी गई। रोके जाने के बावजूद ईरानी पोर्ट की ओर शिप बढ़ रहा था। यही एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है। हॉर्मुज में ही नेवल माइंस देखे जाने से मच चुका है हड़कंप। बड़ी खबर यह है कि ओमान के जल क्षेत्र में संदिग्ध नेवल माइंस और ओमान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है अलर्ट। नाविकों से संदिग्ध ऑब्जेक्ट से दूरी रखने को कहा है और अमेरिका ने ईरान पर माइंस बिछाने के आरोप लगाए हैं। सर, सीधा सवाल, अब अमेरिका ने ईरान पर माइंस बिछाने का आरोप लगा दिया और ये बात मैंने इसीलिए प्रोफेसर राजन को रोका था कि आप बड़े स्तर पर ये दावे कर ले कि अब आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लगातार इस तरीके की खबरें सामने आना। सर, अब ओमान के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा अलर्ट जारी करते हुए ये बता दिया है कि ओमान के जल क्षेत्र में नेवल माइंस है। सुरभि, देखिए, किसी भी देश के जो उनका जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहां पर जाकर के कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करना एक बहुत इलीगल और बहुत गलत चीज है। और अगर ये बात सही है कि ईरान ने वहां पर नेवल माइंस को लगाया हुआ है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलत उन्होंने काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल माइनफील्ड लेइंग का है, अमेरिका ने प्रयास किया था, अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले उन्होंने पूरा बाकायदा प्रयास किया था आगे जाकर के, और इस जो सदर्न लेन है उसको ट्रैफिक के लिए एक्टिवेट करने की कोशिश की थी। और शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं जाकर के इस प्रकार के माइंस का या माइनफील्ड का से एनकाउंटर हुआ है, इसी वजह से वो पीछे आए हैं। और जो कुछ दिन पहले बंदर अब्बास के पास जो उनकी माइन लेइंग जो स्मॉल बोट फास्ट अटैक क्राफ्ट हैं, उनके ऊपर भी हमले इसीलिए हुए थे क्योंकि अभी भी ईरान वहां पर माइन लेइंग की कोशिश कर रहा है। देखिए, ईरान के पास सबसे बड़ा और मेरे ख्याल से ओनली वेपन लेफ्ट विद ईरान अभी वो हॉर्मुज है, और किसी भी प्रकार से वो उस हॉर्मुज के जो लीवरेज है उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। ये बात बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से हमें मान लेनी चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने आकर के जो दक्षिणी रूट खुलने की संभावना है उसको माइंस से बंद करने का प्रयास किया है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, कुछ समय पहले अली खामनेई के जो उनके डिफेंस एडवाइजर थे, उनसे ये प्रश्न किया गया था कि आपने हॉर्मुज को एक्टिवेट क्यों नहीं किया। तब उन्होंने कहा था कि जब ईरान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आएगा तब हम इसको वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे, और वही एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आज नजर आ रहा है। और इस वजह से उन्होंने पूरी तरह से इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करा है, और ये जो माइन लेइंग की एक्टिविटी है उसका एक हिस्सा है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत, अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ और इलीगल एक्टिविटी है। अगर उन्होंने किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आकर के इस प्रकार की ऑफेंसिव एक्टिविटी करी है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और बड़ी खबर है सर, अब ये ईरान को ट्रंप की वो विध्वंसक चेतावनी है, जहां मनचाहा समझौता नहीं हुआ तो बुरा अंजाम, और डील नहीं हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। अब अमेरिका को समझौते की जल्दी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप के हवाले से ही फॉक्स न्यूज ने ये बड़ा दावा किया है।
अब अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। समझौते के मौजूदा ड्राफ्ट में बदलाव डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और सिचुएशन रूम मीटिंग में ही ड्राफ्ट में संशोधन प्रस्ताव। संवर्धित यूरेनियम पर सख्त प्रावधान चाहते हैं ट्रंप और एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए हैं। अब ईरान को ट्रंप का नया ड्राफ्ट, खबर क्या है? ईरान से डील ड्राफ्ट में डोनाल्ड ट्रंप बदलाव चाहते हैं। बेल सर, इसी खबर के बाद सवाल आपसे करूंगी क्योंकि सिचुएशन रूम में मीटिंग के बाद ईरान को नया ड्राफ्ट भी भेजा गया है और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की डेडलाइन 60 दिन रखी गई है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम यूरेनियम पर सख्त शर्तें हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर भी रुख साफ करने को कहा गया है। जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो विध्वंसक एक्शन होगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। 100% नष्ट हो चुकी है ईरान की नेवी, ये एक और बड़ा दावा। 100% खत्म हो चुकी है ईरान की एयरफोर्स और ईरान की आर्मी को अमेरिका ने बख्शा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है कि लीडरशिप और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। ट्रंप के हवाले से ही ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है। क्या जल्द एक इंफॉर्मेशन रखते हैं आपको क्योंकि ईरान की आर्मी को बख्शा। ट्रंप का ये बड़ा दावा है कि 100% नष्ट हो चुकी है ईरान की नेवी और 100% खत्म हो चुकी है ईरान की एयरफोर्स। ईरान की आर्मी को अमेरिका ने बख्शा है। कुछ हद तक उदारवादी है ईरान की आर्मी और लीडरशिप और सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया। ईरान को इराक का हश्र देखना चाहिए, यही फिलहाल बड़ा दावा ईरान इंटरनेशनल की तरफ से बहलसर किया गया। ये क्यों है ऐसा सर कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बड़े बड़े दावे करते रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को ही ऊपर सवालिया निशान तब खड़ा हो जाता है जब अमेरिका के इसी प्रेशर टैक्टिक्स का कोई असर नहीं होता। और यही वजह है कि सर अभी तक तमाम प्रस्तावों को ईरान भी बड़े स्तर पर ठुकरा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप पहला इनका बयान ही देखें जो इन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर हम न्यूक्लियर इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, इसका मतलब है कि जो एग्रीमेंट है वो 2 फेजेस में हो रही है, 2 चरणों में हो रही है। और उस एग्रीमेंट में जो बात कही गई थी कि सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा 60 दिन का, वो बिल्कुल क्लियर बता रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक स्टेप बैकवर्ड्स ले लिया है क्योंकि न्यूक्लियर इशू की वर्डिंग के ऊपर ही तो ये पूरा का पूरा जो लार्जली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट था वो रुक गया था। तो सीज फायर तो होने वाला है, वो एक्सटेंड होने वाला है। यहाँ पे ट्रंप ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया। दूसरा, उन्होंने जो माइनिंग की बात करी थी कि अगर डी माइनिंग नहीं होने देंगे तो हम उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट्स और ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन ईरान मुझे नहीं लगता कि इस समय माइनिंग कर रहा है। ये पहले की माइंस है जो उन्होंने ऑलरेडी डाल रखी है। उनमें कुछ फ्लोटिंग माइंस है जो आगे पीछे हो रही हैं जिसको इवन ईरान को भी नहीं पता। तीसरी चीज आ जाती है कि ईरान क्योंकि जान चुका है कि अमेरिका इस समय इंटरनल कंपल्शंस की वजह से, चाहे अप्रूवल रेटिंग है, चाहे मिड टर्म इलेक्शंस है या एक्सटर्नल कंपल्शंस, पूरा विश्व चाहता है कि ये युद्ध रुके एक्सेप्ट नेतन्याहू और बेन गवीर के। तो कहीं ना कहीं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं और न्यूक्लियर इश्यूज पे उनको खींचना चाहते हैं और एनरिचमेंट पे खींचना चाहते हैं। आखिरी चीज, जो F-15 की आप बात कर रहे थे, उसे एक शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनीज है, FN-6 कहते हैं, उससे शूट डाउन किया गया था। वो इंफ्रारेड होता है, हीट सीकिंग होता है, तो उसको रेडार की जरूरत नहीं होती और वो विजुअली फायर करते हैं। इसका मतलब अमेरिकन टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की गई थी वो गलत थी। लेकिन सर अब एक बार फिर से एक और अगली बड़ी खबर सुनिएगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ही बड़े दावों के बीच ईरान अब एक बार फिर साफ कर चुका है कि हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने पर बात नहीं होगी और हॉर्मूज पर सौदेबाजी ईरान नहीं करने देगा। ईरानी संसद में सुरक्षा कमेटी चीफ इब्राहिम अजीजी का यह दावा है, हॉर्मूज में कंट्रोल सिस्टम कभी नहीं बदलेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही गुजरे ऑयल और LNG टैंकर्स। बड़ी खबर बता दें, 24 घंटे में 67 कमर्शियल जहाजों के गुजरने की खबर है और IRGC की मंजूरी के बाद गुजरे हैं कमर्शियल शिप। अमेरिकी सेना ने जहाजों को सुरक्षा दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट मॉनिटर और मोसाद कमेंट्री की ये रिपोर्ट। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर इसके बारे में एक डिटेल। उसके बाद प्रोफेसर राजन, सवाल आपसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से यूएस का फायदा और ये हॉर्मूज बंद होने से अमेरिकी तेल उत्पादकों को फायदा पहुंचा है। खबर समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से अमेरिका से तेल का निर्यात बढ़ा है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ही यूएस राजस्व में $50 बिलियन का इजाफा हुआ है और खाड़ी देशों की जगह अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं कई देश। हालांकि एशिया और यूरोप का ऑल्टरनेटिव सप्लाई अमेरिका से हो रहा है। नुकसान ये है कि अमेरिका में भी तेल और गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और ये एक्सपेक्टेड भी था सर, इसीलिए ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा और स्ट्रैटेजिकल मूव माना जा रहा था। हालांकि उस वक्त इस स्तर पर माना जा रहा था प्रोफेसर राजन कि ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड के बलबूते अमेरिका ईरान को कमजोर कर देगा, लेकिन ये एक और पैरेलल फ्रंट था जिसमें अमेरिका ने ऑल्टरनेटिवली एक बहुत बड़ी मार्केट को ओपन किया।
जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही थी कि अमेरिका ने क्या किया है तेल के निर्यात को कंट्रोल करने के लिए कि देखेंगे दो ही तरह के देश हैं। एक ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के सीधे प्रभाव में आते हैं और दूसरे ऐसे देश हैं, यानी मैं तेल निर्यातक देशों की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे ऐसे तेल निर्यातक देश हैं जो कि सैंक्शंस हैं। जैसे ईरान में सैंक्शन है, पहले वेनेजुएला में सैंक्शन था, रूस पे सैंक्शन है, ये सारे तेल निर्यातक। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही थी कि तेल के निर्यात को, तेल के फ्लो को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें, और यह ऐसा लग रहा था कि शायद हो पाएगा। लेकिन दिक्कत यह हुई कि अब तेल का दाम बढ़ गया है, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है अमेरिका का वह काफी बढ़ चुका है, और इसके अलावा अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टिंग नेशन भी है। तो उस चक्कर में जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उसके कॉस्ट काफी बढ़ गए हैं। तो अमेरिका अगर 50 बिलियन का फायदा हुआ तो 27-30 बिलियन तो वो युद्ध में खर्च कर चुका है। उसके बाद जो इंपोर्ट उसके रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं दूसरे देशों में, और फिर जो इंपोर्ट कॉस्टली हुए हैं, इससे अमेरिका का भी 100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। तो वैसे में अब ट्रंप को यह लग रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, एक्सटर्नल प्रेशर, जैसा कि बहल सर बता रहे थे, एक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, तो अमेरिका अब फंस गया वहां पे। जो वो सोच रहा था वैसा नहीं हो पा रहा है, तेल भी उसके कंट्रोल में अब नहीं रह पा रहा है, और तेल का दाम जो अमेरिका में $4 पर वहां का जो गैलन होता है वह हो चुका है। तो वैसे में अमेरिका की स्थिति खराब हो गई है। उनको लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे वह वैसा ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, और इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ दें तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। तो अमेरिका उसमें फंस गया है, वैसा हो नहीं पा रहा जैसा ट्रंप सोच रहे थे। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक किसी तरीके से सेफ एग्जिट तक नहीं इस हालात के बीच में हासिल कर पाए। इजराइल पर हमला, और देखिए किस तरीके से लगातार हो रहे हमलों के बीच हाई अलर्ट पर ईरान भी है, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपने पर ईरान अड़ा हुआ है और संवर्धित यूरेनियम सौंपने की अमेरिकी मांग भी खारिज हो चुकी है। 60 दिन बाद भी परमाणु पर बात नहीं होगी, ईरान ने साफ कर दिया है अमेरिका से समझौता नहीं चाहता है कट्टरपंथी गुट। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बड़ा दावा है। वहीं संवर्धित यूरेनियम पर ईरान अड़ा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि संवर्धित यूरेनियम सौंपने की अमेरिका की मांग को खारिज किया गया है और न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव नहीं करेगा ईरान। 60 दिन बाद भी परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं होगी, अमेरिका से समझौता नहीं चाहता ईरान का कट्टरपंथी गुट, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने और टोल टैक्स पर भी बात नहीं होगी। ईरानी संसद में सुरक्षा कमेटी चीफ इब्राहिम अजीजी ने यह बड़ा दावा किया है। यही न्यूयॉर्क टाइम्स में इस दावे के आधार पर किया गया दावा। लेकिन ईरान पर फिर से हमले की बड़ी चेतावनी भी आज की एक और बड़ी खबर है, और यह अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की वार्निंग है, जहां अमेरिकी सेना फिर से हमला करने में सक्षम और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार। ट्रंप की सिक्योरिटी मीटिंग के बाद पीट हेग्सेथ की यह चेतावनी। अब डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर वॉर भी जारी है, और ट्रंप ने फिर एआई तस्वीर जारी कर यह चेतावनी दी है। सैन्य वर्दी में खुद को कमांडर के तौर पर दिखाया गया है, और पोस्टर की बैकग्राउंड में वॉरशिप और फाइटर जेट्स भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, आप भ्रमित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट के जरिए हमले की चेतावनी भी दी है। नए पोस्ट में B-2 बॉम्बर से हमले की वार्निंग है। B-2 को एस्कॉर्ट करते फाइटर जेट दिखे हैं, और पोस्ट में लिखा है ट्रंप एनर्जी 2026। माथुर सर, जरा डिकोड करिए इन पोस्टर्स को, क्योंकि आज के इस हालात के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बयान के साथ साथ पोस्टर्स भी जारी कर रहे हैं। बावजूद इसके सर आप जितने मर्जी तरीके अपना लीजिए, ईरान वहीं अड़िग है। ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बात होगी और ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। तो भी बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, पिछले जब 27 फरवरी से लेके आज तक ईरान का जो व्यू है वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम ये 3 बातें हैं, इस पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको जो करना है करना। आप देखिए, उसके ऊपर आपने 40,000 बम गिरा दिए हैं ऑलरेडी। 40,000 बम, कई सारी एयरफोर्सेस को कुल मिलाकर के उनके पास तो इतनी ताकत नहीं होती है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई, जब आपके अपने ऊपर जो होने वाले आघात को सहने की ऐसी ताकत पैदा कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई किसी भी बात के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो लगातार गोल पोस्ट शिफ्टिंग कर रहे हैं, पहली बात, और लगातार वो इस प्रकार का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो दबाव डाल सकें ईरान के ऊपर, और ईरान कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मुझे शुरू भी मैं माफी चाहूंगा ये बात कहने के लिए, लेकिन मुझे ये सिवाय एक हास्यास्पद बचकानी हरकत के और कुछ भी नहीं लगता। इसका कोई असर किसी के ऊपर होने वाला नहीं है। ईरान ने जो अपना कंसिस्टेंट जो अपना उन्होंने स्टांस बनाया हुआ है वो उसको बनाए रखेंगे। ईरान के जो हार्डलाइनर्स हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर को वो अपनी संप्रभु ताकत मानते हैं, और किसी कीमत पे उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि आप इतना ना तोड़ दो कि वो पूरी तरह से अपने घुटनों पर आ जाएं। ये होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा।
और दूसरा हॉर्मुज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम हॉर्मुज को भली प्रकार से वेपनाइज कर देंगे, वो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल सर, और ये एक और अगली बड़ी खबर भी है जहां तेहरान में IRGC ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है और हाई स्पीड अटैक वेसल के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, 2 क्रूज मिसाइल से लैस शिप दिखाए गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ही सैकड़ों संख्या में शिप तैनात। और अब अमेरिका के साथ नहीं हो सकता समझौता, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा के सदस्य और ईरानी सांसद अब्बास गुलरू की यह चेतावनी है, अमेरिका के साथ समझौते पर भरोसा नहीं। अब अमेरिका से वार्ता को खींच रहा है ईरान, जानबूझकर वार्ता में देरी ईरान कर रहा है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिका को लंबा इंतजार ईरान करवा रहा है। वार्ता को लंबा खींचकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की तैयारी को लेकर ही बहल सर ये बड़ा दावा किया गया है। एक इंफॉर्मेशन इस बारे में, उसके बाद आपसे सवाल, क्योंकि वार्ता को खींचने से ईरान को फायदा क्या? हॉर्मूज स्ट्रेट में अपनी स्थिति को मजबूत ईरान कर रहा है, ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में टोल टैक्स लगा सकता है ईरान, और वार्ता को लंबा खींचकर अमेरिका को थकाना चाहता है ईरान। हालांकि अमेरिका से वार्ता में सुनियोजित देरी का पैटर्न ईरान जो बना रहा है, समझाइएगा बहल सर, क्योंकि अपनी शर्तों को मनवाने के लिए बातचीत को क्या ये उलझाने की कोशिश है बहल साहब? बिल्कुल नहीं है। ईरान ने शुरू से वही चीजें कही हैं जो कंटिन्यूअसली वो बता रहा है और कह रहा है कि हम एनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं, युद्ध शुरू होने से पहले ईरान तैयार था अपनी एनरिचमेंट को कम करने के लिए। अगर आपको याद हो 2015 की डील, उसके अंदर 3.67% तक, इतना ही सिर्फ, अब तो वो 60% से ऊपर चला गया। तो उसमें से कौन निकला था? ट्रंप निकला था। सारी गलतियां एक्चुअली ट्रंप की वजह की है, और वो जो एक वेस्टर्न एटीट्यूड है, शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर कि ईरान ये समय का इस्तेमाल करके ड्रोन्स और मिसाइल कैपेबिलिटी को बेहतर बना रहा है। और तीसरी चीज है जो उसकी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको वापस रिक्यूपरेट कर रहा है। और जितना ये खिंचता है उतना ही, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी वॉर फटीग की, कि अगर डिप्लॉयमेंट हजारों किलोमीटर दूर हो तो आपकी फौजें जो है वो थकना शुरू कर देती है। वॉर फटीग, आपका जो वॉर वेजिंग रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, और वो हो भी चुका है। अभी 3 से 8 साल लगेंगे अमेरिका को अपने रिसोर्सेस को वापस उस तरह लाने के लिए जो उसके पहले थे। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय ईरान का हाथ अमेरिका से ऊपर है, हालांकि उनकी सैन्य कैपेबिलिटी अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके वो अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख रहा है। बावजूद इसके अमेरिका के बेस और अमेरिका को लगातार वार्निंग के जरिए बता चुका है कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में भी वो सटीक हमले कर सकता है। न्यूक्लियर वार्निंग, और ये न्यूक्लियर वार्निंग पर ही एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले रूस पर हमले को लेकर भी आज बड़ी खबर है। हालांकि डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। रूस की रिफाइनरी पर उस बड़े हमले की वो तस्वीर जहां तबाह हुए Tu-142 विमान। साथ ही बड़ी खबर है ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर, और मेदवेदेव की ये न्यूक्लियर वार्निंग है क्या, डिटेल थोड़ी देर में। साथ ही यूरोप की सुरक्षा नीति में बदलाव यूएस कर रहा है, नेटो 3.0 बनाने की तैयारी। प्रोफेसर राजन से ही इसी बड़ी खबर पर आगे सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन। रूस के बड़े एयरबेस पर भीषण हमले की वो तस्वीर जहां तागनरोग में ही रूसी एयरबेस पर अटैक हुआ है, और उस हमले में 2 Tu-142 सैन्य विमान निशाना बनाए गए। यूक्रेन का दावा कि स्कैंदर मिसाइल कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया गया। बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर यूक्रेनी हमले को लेकर ही यह दावा किया गया है। वहीं रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी पर बड़े हमले, रेस्तोव में रूस के ऑयल डिपो पर अटैक, जहां यूक्रेनी हमले में फ्यूल टैंक को भारी नुकसान की खबर। अब रूस के सारातोव में भी भीषण हमले की तस्वीर, ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक, जहां हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग और रिफाइनरी फैसिलिटी से काला धुआं उठता दिखा। ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक की यह तस्वीर देखिए, जहां रूस के सारातोव में यह भीषण हमला हुआ है। रूस की रिफाइनरी पर अटैक की एक और तस्वीर रोस्तोव से भी है। रूस के ऑयल डिपो पर यह अटैक हुआ। साथ ही रूसी एयरबेस पर भी अटैक किया गया है, जहां इस हमले में 2 Tu-142 सैन्य विमानों को निशाना बनाया गया। फिलहाल फ्यूल टैंक को भारी नुकसान और ऑयल रिफाइनरी पर विध्वंसक अटैक की तस्वीर सारातोव से।
हालांकि एक और बड़ी खबर यह है कि अब सारातोव में यूक्रेनी हमले से हड़कंप मचा हुआ है और रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई है। 3 टैंकर पर कैमकाजी ड्रोन से ये हमले हुए हैं। माथुर सर, अगला सवाल आपसे करती हूं क्योंकि टारगेट पर रूस की जिस तरीके से ऑयल फैसिलिटी है, इसके बारे में बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां पिछले 72 घंटे में रोस्टोव और सारातोव के साथ साथ वोल्गोग्राद और क्रास्नोदर पर हमले हुए हैं। और ये तस्वीर जो आपने देखी है, ये सारातोव में यूक्रेनी हमले की वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे रूस की ऑयल रिफाइनरी टारगेट पर है और रोस्टोव में रिफाइनरी पर ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। वोल्गोग्राद में भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट पर वार किया गया। जेलेंस्की के ऐलान के बाद रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। माथुर सर, सुरभि देखिए, बिल्कुल जो आज अगर यूक्रेन को ये मालूम है कि अगर उसको रूस के साथ कोई डिसाइसिव रिजल्ट निकालना है तो उसको रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि क्या सबसे पहले यूक्रेन की मिलिट्री की कैपेबिलिटी पूरी खत्म होगी या रूस की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा आघात लग जाएगा कि वो आगे तकलीफ में आ जाए, तब कहीं जाकर के इसके अंदर कोई रिजल्ट निकलने की संभावना है। सुरभि यही वो कर रहा है, क्योंकि आज आप देखिए कि गल्फ वॉर की वजह से रूस को एक बहुत अच्छा एक मार्ग मिल गया है जिससे कि वो अपने तेल को बेच करके और अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको लगातार सुधार पा रहा है। इस वजह से चुन करके यूक्रेन और जेलेंस्की उनकी ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी और उनके जो इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमले कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है और रशिया भी इस बात को समझता है और इसी वजह से जो मेडवेडेव की वार्निंग आई है और चेर्नोबिल का उन्होंने उनको एक बैकग्राउंड टाइप दिया है और उसको याद दिलाने की कोशिश करी है कि इस चीज को कि अगर आप उसके इंजन रूम पे या उसके मेन रिएक्टर रूम पर हमला करते हैं तो उसको एक एटॉमिक बॉम्ब माना जाएगा। और न केवल यूक्रेन बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि हम बाकी नाटो देश जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि जिस प्रकार से तेजी के साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यूक्रेन के हमले हो रहे हैं, उससे बौखलाहट से ये वार्निंग जो है मेडवेडेव ने इशू करी है। और मुझे लगता है कि ये फिर दोबारा आगे जाकर यानी यूक्रेन का एक और स्ट्रैटेजिकल मूव जहां मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को सीधे हिट करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। आप तीनों ने इन बड़ी खबरों को इवैल्यूएट किया, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच खबर बता दें, ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचा है और प्लांट की यूनिट 6 के इंजन रूम के पास विस्फोट को लेकर खबर है। फाइबर ऑप्टिक से कंट्रोल किया जा रहा था ड्रोन और ड्रोन अटैक से प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। हालांकि रूस के नियंत्रण में ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट है। अब रूस ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमले को गंभीरता से भी लिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का यह बड़ा बयान, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट ने किया। अगर यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर हमला करता है तो रूस को भी यूक्रेनी परमाणु प्लांट पर हमले का अधिकार और रूस वैसा ही हमला यूक्रेनी परमाणु प्लांट पर कर सकता है। फिलहाल ज़ेपोरिज़िया प्लांट बनेगा जंग का मैदान, क्योंकि बड़ी खबर है ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर हमला तो यूक्रेनी प्लांट भी निशाना बनेंगे। और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यह बयान दिया कि हमले की स्थिति में रूस के पास यूक्रेनी प्लांट पर पलटवार का विकल्प है। कल यूक्रेन का एक ड्रोन ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट तक पहुंचा था और ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट में कल के हमले के बाद रूस और ज्यादा गुस्से में है। ड्रोन हमले के बाद ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर अब तक यूक्रेन के करीब 15 हमले हो चुके हैं। अब एंटी एजिंग फॉर्मूला बना रहा है रूस। बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने लॉन्च किया है एंटी एजिंग प्रोजेक्ट और बुढ़ापा रोकने की टेक्निक पर रिसर्च को लेकर ही रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। ऑर्गन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट पर पुतिन जिनपिंग में बातचीत भी हुई है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। तो एंटी एजिंग फॉर्मूला पुतिन चाहते हैं। हालांकि बुढ़ापा रोकने की टेक्निक पर जो रिसर्च हुई है उसी में रिपोर्ट पर बड़े दावे किए गए और यह भी कहा गया कि ऑर्गन प्रोजेक्ट पर पुतिन और जिनपिंग में बातचीत भी हुई है। अब अमेरिकी सेना को मिलेंगे $1.5 ट्रिलियन, जहां अमेरिकी सेना को बनाया जाएगा आधुनिक और सैनिकों की सैलरी में भी इजाफा किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐलान किया है। चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून का बयान, ताइवान पर विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं, ताइवान में दखल ना दे अमेरिका। चीनी रक्षा मंत्री का बयान, दखल दिया तो जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे निशाना बनेंगे।